जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई फौजी सर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगा हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास पढ़ें उससे पहले हमें जरूरी होगा भारत के इतिहास के बारे में जानना, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता एवं उसके पश्चात 900 ईस्वी पूर्व महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध हमारे हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर लड़ा गया है। इतिहास की इतनी बड़ी घटनाएं जिस स्थान पर हो और उत्तर भारत का वो क्षेत्रफल जहां के राजाओं का त्याग, बलिदान एवं शौर्य की अनेकों गाथाएं इतिहास में लिखी गई हों और उनको पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी बहुत ही जरूरी है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, यदि हमें हरियाणा का इतिहास पढ़ना है तो हमें भारत के इतिहास से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। भारत का इतिहास हरियाणा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, प्रमुख स्थान है, क्योंकि इसकी जो विषमताएं हैं वो अन्य इतिहास से बिल्कुल अलग और विभिन्न है। तो आइए इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में एक ये विषय घटित होता है, आखिर हम इतिहास को क्यों पढ़ें, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है इतिहास। इस क्यों शब्द का यदि मैं विश्लेषण करूं तो क्यों अंग्रेजी के अंदर एक छोटी सी कहावत है, हु नोज द पास्ट हु विल बी कंट्रोल द फ्यूचर, अर्थात जिसे अपने अतीत का ज्ञान नहीं वह भविष्य को किस प्रकार से काबू कर सकेगा। दूसरे शब्दों में यदि देखें हम आदि मानव से लेकर आज का वर्तमान, इसके बीच में कौन कौन से युग आए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से राजवंशों ने राज्य किया, किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, किस प्रकार से एक छोटी छोटी टुकड़ियां एवं छोटे छोटे बिल्कुल असमर्थ और असहाय छोटे राजा, छोटी सेनाओं को लेकर के हमारे भारत, जो कि विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया होता था, और कुतुबुद्दीन जैसे एक अयोग्य गुलाम वंश के शासक ने हमारे देश की दिल्ली सल्तनत, जिसे हम वर्तमान में भारत की जो राजधानी रही है, उसके ऊपर शासन किया। क्या ये हमारे लिए गौरव की बात है? नहीं, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात नहीं, अपितु हमारी आपसी एकता एवं फूट का परिणाम है। इन्हीं कारणों के मद्देनजर हमें विदेशी लंबे समय तक हमारे देश पर शासन कर सके और हमारे देश को लूट कर ले जाते रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, इतिहास शब्द को परिभाषित करते हैं। इतिहास शब्द की यदि मैं बात करूं तो इतिहास जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा यूनान देश की भाषा है। यूनान देश की भाषा है। यदि इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करें तो इति प्लस में हास, अर्थात इति का मतलब के पहले, हास का मतलब प्रमाणित स्रोतों के आधार पर। यानी कि आसान भाषा में हम कहें इति मतलब आज से पहले, प्रमाणित वो प्रमाणित स्रोत जिनके आधार पर यह बताया जा सके कि ये इतिहास है। यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि मेरा और आपका कभी मिलना हुआ, क्या वह इतिहास है? तो नहीं, क्योंकि वो जो हमारी घटनाएं हैं वो प्रमाणित स्रोतों पर आधारित नहीं है। तो हमारा और आपका मिलन कहलाएगा अतीत, और जो प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित होगा वही होगा इतिहास।
तो ध्यान रखिए आप कभी भी अतीत और इतिहास में काफी अंतर है। क्या अंतर है? प्रमाणित स्रोतों का। आखिर कौन कौन से ऐसे प्रमाणित स्रोत हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि कौन सी वस्तु ऐतिहासिक है या इतिहास है या इतिहास में दर्ज की गई है? तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हमें अवशेष और अभिलेख मिलेंगे। अवशेष, अभिलेख, अवशेष, अभिलेख, इमारतें, मूर्तियां एवं सिक्के। यदि अवशेष की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ये अवशेष। अभिलेख, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिलेख जो कि लिखे गए हों, किस प्राय प्राचीन समय में अभिलेख तीन चीजों पर अंकित किए जाते थे या लिखे जाते थे। शिलालेख शिलाओं पर, उसके बाद में धातु लेख धातुओं पर। अभिलेख की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। यदि इमारतों की बात करूं तो मैं लाल किला दिल्ली, ताजमहल आगरा, अजंता अलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारत के मंदिर एवं अनेकों ऐतिहासिक इमारतें। यदि मूर्तियों की बात करूं तो मैं पशुपतिनाथ की मूर्ति, उसके बाद में नटराज की मूर्ति। अभी अंतिम जो है वो पुरातात्विक आधार पर सिक्के। सिक्के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम बार जो सिक्के हैं वो इतिहास में हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन जो सिक्के मिले उनके तरफ, एक तरफ राजा का फोटो और दूसरी तरफ वीणा वादन करते हुए। इससे हमें दो चीजों की जानकारी हुई। जो भाषा थी वो प्राचीन समय में संस्कृत थी, और जो प्रथम वाद्य यंत्र था, वाद्य यंत्र वो वीणा था। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों के बाद यदि मैं बात करूं तो नंबर 2 पर आएंगे साहित्यिक स्रोत। नंबर 2 पर आपके सामने साहित्यिक स्रोत। नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार से स्रोत प्राप्त होते हैं। नंबर 1 धार्मिक पुस्तकें, और नंबर 2 पर गैर धार्मिक पुस्तकें। यदि मैं धार्मिक पुस्तकों की बात करूं तो रामायण, महाभारत। यदि गैर धार्मिक पुस्तकों की बात करूं तो पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम एवं विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र इत्यादि।
उसके बाद नंबर 3 पर जो हमें जानकारी मिलती है वो विदेशियों द्वारा मिलती है, विदेशी यात्रियों द्वारा, विदेशी यात्रियों का वृतांत। विदेशी यात्रियों का वृतांत कहें तो हम सबसे पहले फाहियान, नंबर 2 पर ह्वेनसांग, नंबर 3 पर इब्न बतूता, इन्हीं सभी विदेशी यात्रियों ने भारत के रहन सहन, सभ्यता एवं संस्कृति का अनेकों बार विश्लेषण किया गया है इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से। तो ये 3 प्रकार के प्रमाणिक स्रोत थे। नंबर 1 पर साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जो आप पढ़ चुके हैं। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक पुस्तकें रामायण महाभारत, गैर धार्मिक पुस्तकें पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत की यदि बात करें तो फाहियान, ह्वेनसांग और इब्न बतूता इत्यादि विदेशी नागरिक भारत में आए और इन्होंने भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को जाना एवं पढ़ा और वर्णन किया गया। अभी आप इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ी सी प्राप्त कर चुके हैं। इससे पहले यदि हम आगे शुरुआत करें इतिहास की, तो इतिहास जो शब्द है, इतिहास का, इतिहास द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हम